अच्छा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त बबीता। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस जगह में सबसे अधिक कलह और विवाद पैदा होता है वहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कई कलाकार भी उभरते हैं। हमेशा कलाकारों ने कला के द्वारा वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दर्शाया है। उनमें से एक थे भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भी कहा जाता है, उनके अधिकतर नाटक सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, बेटियों को प्रौढ़ मर्दों को बेचना, भाई भाई के बीच विवाद, विधवाओं की दरिद्र हालात, शराबीपन आदि पर आधारित थे। भिखारी ठाकुर जी का जन्म 18 दिसंबर 1887 में बिहार के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को बहुत महत्व दिया और अपने जाति के लोगों को भी पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, ठाकुर जी को नाटक बनाने की प्रेरणा रामलीला के नाटकों से मिली। वो ये नाटक देखने जगन्नाथपुरी तक पहुंच जाते थे। नाटक बनाने की शुरुआत भी उन्होंने रामलीला के नाटकों से ही की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर नाटक, गाने, उपन्यास आदि लिखने भी शुरू कर दिए। थिएटर ग्रुप में महिलाओं का किरदार पुरुष अभिनेता ही निभाया करते थे। आमतौर पर वो धोती और शर्ट ही पहनते थे, लेकिन साथ में लंबे बालों का विग और गहने भी पहना करते थे। ठाकुर जी ने जातिवाद और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर भी अपनी धारणा अपने नाटकों में व्यक्त की है। ठाकुर जी 20वीं सदी की नाटक शैली विदेशिया को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, विदेशिया एक अपरिष्कृत और जीवंत रूप में समाज के कमजोर वर्ग के सांस्कृतिक विरासत की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। इसमें कथन, नाच गाने जैसे तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। ठाकुर जी का विदेशिया नाम से निर्देशित एक नाटक भी है जो उनके सबसे बेहतरीन नाटकों में से गिना जाता है। विदेशिया के अलावा ठाकुर जी ने अन्य कई नाटक लिखे, जिनमें से मुख्य थे भाई विरोध। उसमें उन्होंने 3 भाइयों के बीच कलेश दिखाया है। बेटी बेचवा, जिसमें एक युवा लड़की को उसका पिता चंद रुपयों के लिए एक प्रौढ़ मर्द को बेच देता है। गंगा स्नान, जिसमें उन्होंने बच्चों के बड़े हो जाने पर उनके बूढ़े माँ बाप से बढ़ती दूरियों को दिखाया है। और पुत्रवध, जो कि एक अवैध बच्चे पर आधारित है। भिखारी ठाकुर जी का 84 वर्ष की उम्र में 10 जुलाई 1971 में निधन हो गया था, लेकिन आज भी वो अपने नाटकों द्वारा जिंदा हैं। उनके नाटक
आज भी जनता द्वारा बेहद पसंद किए जाते हैं। खास तौर पर वो लोग जो अपना गृहनगर छोड़कर दूसरी जगह बसे हैं। भोजपुरी भाषा और संस्कृति को देश भर के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने में ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसन लिखलन करम में विधाता, ऐसन लिखलन करम में विधाता, सुंदर नरतन विमल पाई के, सुंदर नरतन विमल पाई के, टूटल जगत से नाता विधाता, अरे टूटल जगत से नाता विधाता, ऐसन लिखलन करम में विधाता। हित मित्र केहू काम नया बता, हित मित्र केहू काम नया बता, बैरी भैलन पितु माता विधाता, अरे बैरी भैलन पितु माता विधाता, ऐसन लिखलन करम में विधाता। क्षेत्रीय कला और संस्कृति को उभारने के लिए हम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, जो व्यक्ति धारा के विरुद्ध तैरने की चेष्टा रखता हो, वो अपने समय से बहुत आगे की सोचता हो, वो असल में महात्मा कहलाने का हकदार होता है। गांधी जी महात्मा क्यों कहलाए? क्योंकि वो आजादी के लिए उस साम्राज्य से लड़े जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था। आज हम ऐसे ही एक महात्मा का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा निकालकर पीड़ितों को नई राह दिखाई और सम्मान से जीने की प्रेरणा दी। गुरु घासीदास उस समय पैदा हुए थे जब समाज में उच्च तबके और ऊंची जातियों का वर्चस्व था। आर्थिक और जातीय रूप से पिछड़े समाज के लोगों का जीवन बड़ा ही दयनीय था। उनके उत्थान और उनकी सामाजिक दशा पर कोई सोचने वाला नहीं था। तब ऐसे लोगों के बारे में आम धारणा थी कि वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। स्वयं घासीदास जी का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। शायद इसीलिए वो इस तबके की व्यथा से अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऐसे समय पर समाज के इस पिछड़े और दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना और एक समतावादी समाज की कल्पना करना उस समय आम इंसान के बस में नहीं था। लेकिन उन्होंने इस दिशा में 1820 यानी 1820 से 1837 यानी 1837 के बीच छत्तीसगढ़ के अंचल में अपना सब कुछ निछावर कर इस ध्येय को प्राप्त करने की कोशिश की। गुरु घासीदास का जन्म 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौद नामक गांव में हुआ था। युवावस्था में घासीदास का विवाह सिरपुर की सफुरा से हुआ। भंडापुरी आकर घासीदास सनातन का उपदेश निरंतर देते थे। उनकी सत्य के प्रति अटूट आस्था की वजह से ही उन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के चलते भारी संख्या में हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में सनातन पंथ की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग गुरु घासीदास को अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत ही दुखी थे। वो लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। एक बार वो सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाकर बैठ गए, जहां उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद लौटकर सारंगढ़ आए। उन्होंने यहाँ सनातन पंथ की स्थापना की घोषणा की। इस बीच गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तर जाही,
ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी काया मोर तर जाही ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तर जाही ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी काया मोर तर जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी काया मोर तर जाही ज्ञान गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तर जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही काया मोर तर जाही हो स्वामी चोला मोर तर जाही हो बाबा काया मोर तर जाही काया मोर तर जाही हो स्वामी चोला मोर तर जाही हो बाबा काया मोर तर जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही ज्ञाने गंगा बहा दे हो स्वामी चोला मोर तारी जाही गुरु घासीदास जी ने अपने पंथ को दिशा देने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए। ये उनके 7 सिद्धांत बने जो कि सत्य एवं अहिंसा, धैर्य, लगन, करुणा, कर्म, सरलता और व्यवहार थे। उनकी शिक्षाओं का गरीब, पिछड़े और दलित समाज पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी दशा सुधारने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने समाज में फैले छुआछूत का भी जमकर विरोध किया। ये समय सचमुच परिवर्तन और जागृति का समय था, जिसका समाज पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा। समाज के प्रति उनके कार्यों को समाज ने मान्यता दी और छत्तीसगढ़ में उनके नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पहले ये विश्वविद्यालय राज्य सरकार ने स्थापित किया, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आज महान गुरु घासीदास जी को उनकी जयंती पर उनके समाज सुधारों और पीड़ित समाज के प्रति उनके योगदानों को देखते हुए हमारी और पूरे राष्ट्र की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। Born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, आप हमारा लोकप्रिय प्रोग्राम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड FM रेडियो पर काफी समय से सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में दी जा रही जानकारियों को आपके द्वारा खूब पसंद भी किया जाता है। इसी FM रेडियो से आप साफ आवाज में मधुर गीत और समाचार भी सुनते होंगे, जिसके लिए आपको ना तो समाचार पत्र का इंतजार करना पड़ता है और न ही कर्ण प्रिय गाने सुनने के लिए म्यूजिकल प्लेयर की जरूरत होती होगी। आज हमारे लिए ये सब साधारण सी बात है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में पहले भी कई बार वैज्ञानिक खोजों के बारे में बता चुके हैं कि 19वीं और 20वीं सदी विज्ञान की सदियां रही हैं और रेडियो और टीवी की खोज भी 20वीं सदी की देन है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग की, जिन्होंने एक तरंग को हजारों गुना करके रेडियो और टीवी की तरंगों की खोज की और मनोरंजन और सूचना की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वो बचपन में एक शर्मीले बालक थे, जिसकी रुचि मशीनों, खासकर इंजन और रेल के इंजनों में थी। 14 साल की उम्र में उनके जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्होंने मार्कोनी द्वारा अटलांटिक महासागर के आर पार संदेश भेजने के बारे में पढ़ा। इस सूचना ने आर्मस्ट्रॉन्ग के मन में एक अन्वेषक बनने की प्रेरणा दी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अब इस विषय पर अपनी खोज शुरू की। उस समय वायरलेस प्रारंभिक अवस्था में था, जो मॉर्स कोड सिग्नल के आधार पर चलता था और बड़ी मुश्किल से सुनने लायक था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस प्रणाली में सुधार के प्रयास किए। हाई स्कूल पास करने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने गए। वहां उन्होंने पढ़ाई के शुरुआती वर्षों में काफी प्रभावशाली खोजें की। उन्होंने इस प्रक्रिया को समझने के लिए उस समय बहुत कम प्रयोग में आने वाले यंत्र ऑडियन, जिसकी खोज 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने की थी, का अध्ययन किया।
आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस यंत्र पर लगातार प्रयोग किए और देखा कि ये ट्यूब कैसे काम करती है। 1920 में उन्होंने इसमें एक सर्किट लगाया जिसे उन्होंने रीजेनरेटिव या फीडबैक सर्किट कहा, जिसने आवाज को हजारों गुना ज्यादा बढ़ाया और उसे आसानी से सुनने लायक बनाया। उन्होंने इस ट्यूब में एक और परिवर्तन किया। इसमें उन्होंने रिसीवर से प्रसारण होने वाली तरंगे पैदा की, जिसने आधुनिक वायरलेस प्रणाली को जन्म दिया, जो कि आज रेडियो और टीवी की जान है। Major Armstrong and others developed new and better radio apparatus, found new ways of relaying radio signals, and developed methods for sending 2 or more programs simultaneously on the same radio channel. आर्मस्ट्रॉन्ग की इस खोज ने उनके जीवन में काफी परिवर्तन लाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थोड़े समय पढ़ने के बाद वो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना के सिग्नल कोर में शामिल होकर पेरिस चले गए, जहां उन्होंने सुपर हेट्रोडायन सर्किट की खोज की। इसमें बहुत कम शक्ति वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को रिसीव करके उच्च तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता था। आज यही तकनीक 98% FM रेडियो और टीवी रडार में प्रयुक्त होती है। उन्होंने अपनी इस खोज को पेटेंट कराया और इसके खरीदारों में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका भी शामिल हैं। आज पूरा विश्व इस महान अन्वेषक का ऋणी है, जिसकी इन खोजों ने पूरी दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। आज उनकी जयंती पर हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। Born to be remembered, born to be remembered. दोस्तों, क्या आपको वो क्षण याद है जब आप सिनेमा हॉल में अपने परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर जुरासिक पार्क देख रहे थे और डर के मारे अपने नाखून चबा रहे थे कि कहीं सच में डायनासोर्स पर्दे से बाहर निकलकर ना आ जाएं। सिर्फ यही नहीं, ईटी जिसमें एक बच्चे की एक एलियन के साथ दोस्ती दिखाई गई है, या जॉज जिसमें एक खूनी शार्क मछली का आतंक भयानक रूप से दर्शाया गया है, जैसी फिल्मों ने कल्पना शक्ति को एक दूसरे स्तर पर ही पहुंचा दिया। सही पहचान लिया आप लोगों ने। आज जन्मदिन है इन और ऐसी कई बेहतरीन फिल्मों के विश्व विख्यात निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग का। दोस्तों, स्टीवन स्पीलबर्ग एक ऐसा नाम है जो तकरीबन हर फिल्मी प्रेमी को पता है। उन्होंने जुरासिक पार्क, जॉज, इंडियाना जोन्स, सेविंग प्राइवेट रायन जैसी करिश्माई फिल्में बनाई हैं, जो कि वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में आज अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुकी हैं। दोस्तों, स्टीवन स्पीलबर्ग का जन्म 18 दिसंबर 1946 यानी 1946 को ओहायो के सिनसिनाटी शहर में हुआ था। फिल्में बनाने का चस्का उन्हें शुरू से ही था। My dad used to tell me war stories, and I was infatuated with the war. And in fact, my first 3 or 4 8mm home movies when I was 12, 13, 14, 15 years old were World War II movies. I never had a big thought about what I could do with movies in those days. I was infatuated with the control that movies gave me. 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने $400 में फायरलाइट फिल्म बनाई। स्टीवन स्पीलबर्ग ने फिल्म निर्देशन की पढ़ाई के लिए मशहूर फिल्म स्कूल USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन तीनों बार वो वहां से अस्वीकृत हुए। यकीनन उस स्कूल ने कुछ समय बाद अपने निर्णय पर बहुत अफसोस जताया होगा। और दोस्तों, उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने लॉन्ग बीच स्टेट कॉलेज में फिल्म निर्माण की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो यूनिवर्सल स्टूडियोज में बतौर इंटर्न शामिल हो गए। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने निर्देशन की शुरुआत टीवी से की। 1972 यानी 1972 में रिलीज हुई उनकी टेलीविजन फिल्म डुएल में उनके निर्देशन को बहुत सराहा गया और इस फिल्म की सफलता की वजह से उन्हें बड़े पर्दे पर अपना हुनर आजमाने का मौका मिला। हॉलीवुड में उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म जॉज एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution.
without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. इस फिल्म के लिए उन्हें बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया। इसके बाद उनकी फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में अभिनेता हैरिसन फोर्ड द्वारा निभाया हुआ किरदार इंडियाना जोन्स लोगों के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने उस पर 3 और सीक्वल बना डाले। For nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. An army which carries the Ark before it is invincible. The Ark. उनकी एक और फिल्म जुरासिक पार्क ने विलुप्त जानवर डायनासोर्स की छवि लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी। How fast are they? Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-Rex? Mm-hmm. You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again. We have a T-Rex. Wow. Put your head between your knees. Dr. Grant. My idea, Dr. Sattler. Welcome to Jurassic Park. ये फिल्म दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में शामिल है। उनकी 2012 में रिलीज हुई फिल्म लिंकन 12 अकेडमी अवार्ड्स कैटेगरी में नामित हुई थी, जिसमें से उसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन अवार्ड मिला। ये फिल्म पूर्व यूएस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर आधारित है। इसमें विख्यात अभिनेता डैनियल डे लुइस ने लिंकन की भूमिका निभाई थी। We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. 1994 में उन्होंने 2 और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर ड्रीम वर्क्स एसकेजी स्टूडियो खोला। इसे 2005 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने खरीद लिया था। वो कहते हैं जब वो फिल्में नहीं बना रहे होते हैं तब वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेलना भी बहुत पसंद है। चलिए इस कामना के साथ कि वो और भी ऐसी ही बेहतरीन फिल्में बनाकर दर्शकों का दिल खुश करते रहें, हम उन्हें उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो बबीता को दीजिए यहीं पर इजाजत। मिलते हैं आपसे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बहुत जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा बरसाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा बरसाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,